नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज 10 दिसंबर है। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि 10 दिसंबर से नया बैच प्रारंभ होगा, तो आज से नया बैच प्रारंभ हो चुका है। अब आज से इकाई 1 जो प्रारंभ हुई है, हिंदी भाषा का विकास। जैसा कि इससे पहले आप लोग देख रहे थे जब इकाई 10 चल रही थी, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ताज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जब ये इकाई चल रही थी तो उस पर आधारित 20 प्रश्न आपको प्रतिदिन मिल रहे थे। अब इकाई 1 प्रारंभ हुई है, तो सीरीज 11 से लेकर सीरीज 20 तक 11 से लेकर 20 तक जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिदिन आप लोगों को मिलेंगे, वह इकाई 1 पर होगा, हिंदी भाषा के विकास पर। तो आज से नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन हो गया है, वो ज़रूर ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें लेक्चर को सुनने के लिए। जो विस्तृत लेक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, बताई जाती हैं अलग से, उन पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें, उनको आप ज़रूर लिखते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को। और जो हमारे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी वाले हैं, केवीएस के टीजीटी और पीजीटी वाले हैं, वह भी ध्यान दें। यूपी एचईएससी हायर वाले हैं और यूजीसी नेट वाले हैं, सभी लोग ध्यान दें कि जो यह इकाई प्रारंभ हुई है, हिंदी भाषा का विकास, ये सभी लोगों को पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, कंबाइंड चलेगा। क्योंकि हिंदी भाषा के विकास में आप देखेंगे, चाहे आप हायर की बात कर लें, चाहे यूजीसी नेट की बात कर लें, चाहे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी की बात कर लें, या किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी या हायर की बात करें, हर जगह, हर सिलेबस में आपको हिंदी भाषा का विकास मिलेगा। आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है, आपको बोली के बारे में पढ़ना है, आपको व्याकरण पढ़ना है, आपको वर्णमाला पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है सभी के साथ में। ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास हायर वालों को भी पढ़ना है, यूजीसी नेट वालों को भी पढ़ना है। लेकिन जो केवीएस वाले हमारे कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन हुआ है आज के बैच में, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी वाले जो हुए हैं, उनको हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ना है। उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर व्याकरण पढ़ना है, हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है। बाकी जो विधाएं उनके पाठ्यक्रम में लगी हैं, क्योंकि नया सिलेबस आ गया है, वो विधाओं के लिए जब ये व्याकरण वाला पोर्शन हो जाएगा, हिंदी भाषा का विकास हो जाएगा, उसके बाद जो विधाएं लगी हैं वो बैच आपका सेपरेट हो जाएगा और विधाएं आपको अलग से कराई जाएंगी। अभी हिंदी भाषा का विकास आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिए। तो अभी भी जो भी नए हमारे मेंबर्स हैं, नए जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं, जो आज से नया बैच प्रारंभ हुआ है, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आज बैच प्रारंभ हुआ है, पहला दिन है, इसलिए आप लोगों का इतना समय 2 मिनट का लिया गया चीज़ों को बताने के लिए। सुबह ही पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया गया है। आज का जो लेक्चर होगा उसमें यह बताया जाएगा भाषा के ऊपर, टोटल भाषा के ऊपर है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहा जाता है, किसने कौन सी भाषा के बारे में परिभाषा दी है, भाषा का वर्गीकरण पूरा बताया जाएगा। जैसे केंतुम वर्ग है, सतम वर्ग है, किसने क्या क्या वर्गीकरण दिया है भारतीय। उसके बाद मुख्य रूप से आ जाएंगे हम लोग भारतीय आर्य भाषा पर, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन के तहत आप देखेंगे वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के तहत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट्ट की बात करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के तहत प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो ये भाषा के विकास का क्रम है। तो 2 लेक्चर आपको मिलेंगे और दोनों में हम लोग भाषा से संबंधित पूरा का पूरा आपका टॉपिक होगा। और आज शुरू हुआ है हिंदी भाषा के विकास का पहला चरण कौन सा है। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी भाषा के विकास का पहला चरण कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, आंगिक। देखिए, इस पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो कुछ इस तरीके से घुमा दिए जाते हैं कि पहला क्रम से कौन सा होगा। तो पहला आंगिक होगा, उसके बाद में वाचिक होगा।
वाचिक के बाद में जब देखिए वाचिक बोलेंगे आप तो पहले वाचिक होगा, वाचिक के बाद में क्या होगा, वो लिखित रूप में होगा, आप उसे लिख सकते हैं, और लिखित रूप में जब होगा तो उसे आप टाइप कर सकते हैं, यांत्रिक जिसे कहते हैं, टंकड़ या यांत्रिक, जैसे भी आप लिखें। तो ये क्रम होता है, पहले आंगिक होता है, फिर वाचिक होता है, फिर लिखित होता है और फिर यांत्रिक होता है। ये विकास का क्रम है। यूरेशिया भूखंड की भाषा कौन सी नहीं है? आप नए हैं तो जरूर शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, अगर शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो जिस तरीके से यहाँ आप गलती करेंगे ऐसे ही परीक्षा में भी गलती करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर बंतु, द्रविड़, काकेसी, हामी सामी या सामी हामी, आपका उत्तर हो जाएगा ए बंतु। अफ्रीका भूखंड की भाषा है, यूरेशिया भूखंड की भाषा नहीं है बंतु। यूरोपीय भाषा परिवार के शतम वर्ग की भाषा कौन सी है? शतम वर्ग की भाषा, आपका उत्तर हो जाएगा सी अल्बानी। भाई दो भागों में बांटा गया, शतम और केंतुम। तो शतम वर्ग की भाषा कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा अल्बानी। बाकी जो तीन यहाँ पर दिया गया है, तोखरी है, कैल्टिक है, इटालिक है, ये सब केंतुम वर्ग की भाषा है। निम्न में से किस वर्ग की भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, किरात भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, किरात भाषा परिवार के लोगों की संख्या बहुत ही कम है, 1% है, जबकि सबसे अधिक आर्य भाषा परिवार का है, लेकिन सबसे कम किरात भाषा परिवार का है। निम्न में से किस भाषा परिवार का नाम निषाद भाषा परिवार भी है? आग्नेय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। आपका उत्तर होगा ए, आग्नेय भाषा परिवार को निषाद भाषा परिवार भी कहा जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार के तहत कौन सी भाषा नहीं आती है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, लाहुली। लाहुली चीनी तिब्बती के तहत आती है। लाहुल और स्पीति घाटी का नाम आपने सुना होगा, लाहुल और स्पीति सुना है ना, उसी के आधार पर यहां पर नामकरण है लाहुली। तो 6 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। अब बहुत सारे लोग द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को यही जानते हैं, इसके अलावा और पूछा जाए तो नहीं पता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। द्रविड़ भाषा परिवार के तहत ओरांव भी आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के तहत बरहुई भी आता है और गोंडी भी आता है, तो ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के तहत ही आता है। लाहुली जो होगा वो लाहुल आपका इसमें नहीं आएगा, ऑस्ट्रिक भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार के तहत आएगा। अगला प्रश्न देखें, आर्य भाषा परिवार को ग्रियर्सन ने कितने उपवर्गों में विभाजित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा 3 उपवर्गों में विभाजित किया है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के तहत कौन सी भाषा नहीं है? देखिए, चीनी तिब्बती भाषा परिवार के तहत कौन सी भाषा नहीं है? अक्का, बोडो, कोकिचिन, कोटुक। आपका उत्तर हो जाएगा डी, कोटुक नहीं है, क्योंकि कोटुक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के तहत आता है। कोटुक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के तहत आता है। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार की पहली स्थिति कौन सी होगी? आपका उत्तर हो जाएगा ए, पाली। इसके भी विकास का क्रम पूछा जाता है, पहले पाली होगा, फिर प्राकृत होगा, उसके बाद अपभ्रंश होगा, फिर औहट होगा। तो ये क्रम कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और कभी कभी लौकिक संस्कृति या प्राकृत संस्कृति से उठाकर और आधुनिक हिंदी तक इसके बीच की भाषा स्थिति पूछ ली जाती है। और इससे तो अक्सर 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा ही गया इन चारों को मिलाकर। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, उपर्युक्त कथन किसका है? ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु, सुकुमार सेन, श्याम सुंदर दास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, सुकुमार सेन। उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखें, वैदिक संस्कृति को और किन नामों से जाना जाता है? वैदिक संस्कृति को और किन नामों से जाना जाता है? लौकिक संस्कृति, प्राचीन संस्कृति,
वैदिक संस्कृति और छांदस। विकल्प है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। अब बहुत सारे लोग जल्दबाजी में डी लगा देंगे 1 2 3 4, जो कि गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा 2 3 4। प्राचीन संस्कृति भी कहा जाता है, वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है, छांदस भी कहा जाता है, या आप देखेंगे वैदिकी भी कहा जाता है, लेकिन लौकिक संस्कृति नहीं कहा जाता है। ये तो आप देखेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा जो है वो प्राचीन आर्य भाषा दो रूपों में, दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। एक है वैदिक संस्कृति और दूसरा है लौकिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति को छांदस कहा जाता है, प्राचीन संस्कृति या वैदिक संस्कृति या वैदिकी, ये सब कहा जाता है। अपश्रुति किसे कहते हैं? स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन, स्वर परिवर्तन से व्यंजन परिवर्तन, स्वर परिवर्तन से विसर्ग परिवर्तन, या स्वर परिवर्तन से समास परिवर्तन। तो अपश्रुति कहा जाता है। स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन को अपश्रुति के नाम से जाना जाता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया है? अभी मैंने आपसे कहा है कि वैदिक संस्कृति को प्राचीन संस्कृति, वैदिकी, छांदस और वैदिक संस्कृति आदि नामों से जाना जाता है। तो इनमें से किसने वैदिक भाषा को छंदस नाम दिया है? अब आपके सामने हेमचंद्र भी हैं, पाणिनि भी हैं, भरतमुनि भी हैं, कामता प्रसाद गुरु भी हैं। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पाणिनि। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि, ध्यान दीजिएगा, पाणिनि। वैसे जब बात आती है संस्कृत भाषा की या प्राकृत भाषा की या उसकी और जो भाषा है उनकी बात अगर की जाए, आपसे कभी कभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्विजी भाषा, द्विजी भाषा किसे कहा गया है? द्विजी भाषा किसे कहा गया है? तो द्विजी भाषा मतलब द्विज जनों की भाषा। द्विज जनों की भाषा अर्थात किसकी बात हो रही है? संस्कृत भाषा की बात हो रही है। ऐसे मानुषी भाषा, मानुषी भाषा मतलब सामान्य जनों की भाषा। सामान्य जनों की भाषा मतलब कौन सी भाषा की बात की जा रही है? क्या होगा? तो प्राकृत भाषा। तो इस तरीके से द्विजी भाषा, मानुषी, ये आज के लेक्चर में पूरा का पूरा सारी चीज़ें बताई जाएंगी, एक एक तथ्य क्लियर कराया जाता है। ऐसे जब सौरसैनी प्राकृत आपको पढ़ाएंगे, जब प्राकृत की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि राजशेखर का जो ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कर्पूर मंजरी की भाषा क्या है, पद्य भाषा क्या है? तो राजशेखर की जो रचना है कर्पूर मंजरी, उसका जो समस्त पद्य भाग है वो सब का सब सौरसैनी भाषा में है, सौरसैनी प्राकृत में है। वैसे सौरसैनी का अगर प्राचीनतम रूप आप देखेंगे तो अश्वघोष के नाटकों में भी मिल जाएगा, भास के नाटकों में, कालिदास के नाटकों में जो गद्य भाषा है वो सब सौरसैनी में है। वैसे डॉक्टर चंद्रवली पांडे का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि डॉक्टर चंद्रवली पांडे का ये मानना था कि लौकिक और वैदिक संस्कृति का श्रेष्ठतम उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिल जाता है। ये मानना है चंद्रवली पांडे का। तो इसमें बहुत सारे तथ्य हैं और ये सारे तथ्य एक एक करके बताए जाते हैं आप लोगों को कि कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न आए तो छूटे ना आप लोगों का। संस्कृत को देववाणी मानने वाले आचार्य कौन नहीं हैं? देववाणी मानने वाले कौन नहीं है, मैंने ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत को देववाणी मानने वाले आचार्य कौन नहीं है? नहीं शब्द पर आपको ध्यान देना है कि कौन नहीं है। प्राकृत संस्कृतम तदभो प्राकृतम, प्राकृत संस्कृतम तदभो प्राकृतम। संस्कृत जो है वो देववाणी है। इसका उद्भव आप देखेंगे कि किस तरीके से हुआ है, बता दिया गया कि प्राकृत संस्कृतम तदभो प्राकृतम। तो किसने नहीं माना है? आपका उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन ने नहीं माना है। बाकी हेमचंद्र ने भी माना है, मार्कंड ने भी माना है। तो इन सभी लोगों ने संस्कृत देववाणी है यह माना है। वरुचि ने प्राकृत के कितने भेद माना है? विकल्प है 2 3 4 5। आपका उत्तर हो जाएगा कि 4।
अब चार कौन कौन सा है भाई? सौरसेनी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है, मागधी प्राकृत है, पैसाची प्राकृत है। तो ये चार माना गया वरुचि के द्वारा। धीरेन्द्र वर्मा ने प्राकृत के कितने भेद माना है? आपका उत्तर हो जाएगा 5। अब आप कहेंगे कि सर इससे पहले तो आपने बता दिया कि वरुचि ने 4 माना है, इन्होंने कौन सा मान लिया? तो धीरेन्द्र वर्मा ने 5 जो माना है वो वरुचि के 4 तो ही हैं, यानी सौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैसाची। इन्होंने एक और जोड़कर कहा कि 5 हैं, अर्ध मागधी को इन्होंने जोड़ा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अर्ध मागधी को जोड़ा और हो गए 5। हेमचंद्र ने पैसाची प्राकृत के कितने भेद माना है? पैसाची प्राकृत की बात कर रहे हैं कि हेमचंद्र ने पैसाची प्राकृत के कितने भाग माना है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, 2 भाग माना है। आरसी और चूलिका, आरसी और शूलिका 2 माना है। आरसी कहा है इन्होंने अर्ध मागधी को, आरसी अर्ध मागधी को कहा गया है। जो जैन आचार्य थे हेमचंद जी, उन्होंने पैसाची प्राकृत के 2 भेद माना। आरसी जो कि अर्ध मागधी को इन्होंने कहा, और दूसरा है शूलिका। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने प्राकृतों का उल्लेख किया है? प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 18 देख रहे हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने प्राकृतों का उल्लेख किया? उत्तर हो जाएगा बी, 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। 7 कौन कौन से हैं? कितने लोगों को पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 7 ये हैं सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात, बाहलिक, अवंतिजा और प्राच्या। इन 7 का जिक्र आज के लेक्चर में आपको मिलेगा। एक एक तथ्य बताएंगे, किस रचना में कितना माना गया है, कितने प्राकृतों की संख्या मानी गई है, किसने क्या क्या माना है, साहित्यिक दृष्टि से कितने होने चाहिए, एक एक तथ्य क्लियर कराया जाता है, ताकि कहीं पर भी कोई भी अगर प्रश्न आए तो आपका न छूटे। जैसे साहित्य दर्पण में प्राकृत के कितने रूपों की चर्चा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 रूपों की चर्चा है। किस रचना में 14 रूप है, किस में 16 है, किस में 27 है, ये सब आज के लेक्चर में आपको मिलेगा। पैसाची को कितने द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त पैसाची को किसने द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा माना है? 20 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, हार्नले ने पैसाची को द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा माना है। 20 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, हार्नले। तो इस तरीके से 20 प्रश्न अब प्रतिदिन आपको मिलेगा, सीरीज 11 से लेकर सीरीज 20 तक, जिसमें हिंदी भाषा के विकास से ही प्रश्न होगा। यानी हिंदी भाषा का विकास में आप देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास है, बोली है, वर्णमाला है, कारक है, समास है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पर्यायवाची तो रटने वाली चीज़ है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये सारे प्रश्न जो आपको मिलेंगे 20 प्रश्न, वो सीरीज 11 से लेकर 20 तक मिलेगा। जैसा कि अभी इससे पहले 1 से 10 तक जो आपने देखा वो आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, इन विधाओं पर था। अब यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास प्रारंभ हुआ है, नया बैच आज से। तो इस भाषा के विकास में आपको भाषा पर ही आधारित प्रश्न मिलेगा, 20 प्रश्न प्रतिदिन। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कल 12वीं सीरीज पब्लिश की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स, प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको टेस्ट सीरीज, साप्ताहिक नहीं, प्रतिदिन टेस्ट सीरीज, प्रतिदिन PDF नोट्स, और प्रतिदिन दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। प्रतिदिन रात में 8:30 बजे लाइव क्लास, यानी जिस टॉपिक पर सुबह 10 बजे PDF, उसी टॉपिक पर 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो, उसी टॉपिक पर रात में 8:30 बजे लाइव क्लास। ये डेली का शेड्यूल है। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं, 7 डेज क्लासेस आपको मिलेंगी। आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक तथ्य क्लियर कराया जाएगा। तो आज से नया बैच शुरू हुआ है। यदि आप नए हैं और जुड़ना चाहते हैं, ये सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप KVS के लिए जुड़ना चाहते हैं, KVS TGT PGT के लिए, KVS TGT PGT के लिए, या हायर के लिए UPHESC हायर के लिए, या UGC नेट के लिए, UGC नेट के लिए। UGC नेट के लिए अभी लॉन्ग पीरियड है, लंबा समय तक आपका बैच चलेगा।
यानी अगली जो परीक्षा होगी संभवतः अब जून वाली परीक्षा होगी, क्योंकि दिसंबर वाला तो होगा नहीं तो कैंसिल है ही है। दिसंबर और जून मर्ज करके कराएंगे, तो ये लंबा समय आपका चलेगा। हायर का एग्ज़ाम आप देखेंगे कि फरवरी में संभवतः हो जाएगा। और अभी तो KVS TGT PGT का फॉर्म ही भरा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पूरा शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है। हम लोग फिर मिलेंगे कल ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।